हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी को। और स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म पे फिर से। मैं अखिलेश कुमार, जैसा कि हमेशा थोड़ा सा इंट्रो देता हूँ अपना। आपका फिर से स्वागत करता हूँ हमारे इसके एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे एल्बन क्लासेस पे दोस्तों। और जैसा कि ये आप सामने देख रहे होंगे स्क्रीन पे, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 13 है। 12 हम लोग कर चुके हैं प्रैक्टिस सेट। और उम्मीद मैं आप लोगों से ये कर सकता हूँ, जो अभी तक हमने प्रैक्टिस सेट कंप्लीट किए हैं, 12 कंप्लीट किए हैं, उसमें आपको आनंद आया होगा, कुछ अच्छे क्वेश्चन आपको मिले होंगे। और जो क्वेश्चन का लेवल है वो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगते हैं, कंटेंट अच्छा लगता है, और या फिर जो मेरी या फिर जो मेरी बॉडी लैंग्वेज कह सकते हैं, या फिर जो लैंग्वेज कह सकते हैं, या समझाने के तौर तरीके से कह सकते हैं, कुछ भी एक्स वाई जेड, अगर कंटेंट के रिगार्डिंग या लैंग्वेज के रिगार्डिंग या एटीट्यूड के रिगार्डिंग किसी भी प्रकार की अगर आपकी कोई प्रॉब्लम हो, कोई परेशानी हो, तो प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैं हमेशा कहता हूँ, योर फीडबैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। इट्स इम्पॉर्टेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। क्योंकि जब तक आप फीडबैक नहीं देंगे तो हम अपनी कमियाँ कैसे ढूँढ पाएँगे। तो अगर आप फीडबैक देंगे तो ये हमारे लिए बहुत ईज़ी हो पाएगा कि हम अपनी कमियों को फाइंड आउट कर पाएँ, और उसको बेहतर तरीके से प्रेज़ेंट आपके सामने एक नए तरीके से सुधार करके, इम्प्रूव करके प्रेज़ेंट आपके सामने कर पाएँ। ठीक है? तो हम लोग फ़िलहाल मेरा प्रयास यही रहता है कि मैं कोशिश करूँ आपको बेहतर देने की। और मैं कोशिश करता भी हूँ, और कितना सफल होता हूँ इसका अंदाज़ा आप लोग ही लगा सकते हैं, मैं तो नहीं लगा सकता हूँ। मैं ऑलरेडी जैसे कह सकता हूँ कि अगर मैं ऑलरेडी पहले से ही कुछ तय करके चल रहा हूँ, सोच के चल रहा हूँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, तो मान के चलता हूँ अच्छा है। और एग्ज़ामिनेशन पर्पज़ से भी मान के चलता हूँ ये अच्छा क्वेश्चन है। आता है या नहीं आता है, वो एक बात की चीज़ होती है। और मेन हमारा ये है कि हम कुछ ऐसे क्वेश्चन पे फ़ोकस करें जो कुछ नए हों, कुछ नया लेके आएँ, कुछ नया सिखाएँ, कुछ नई चीज़ें आपके दिमाग में डालें, आपको पता हो, लेकिन वो आपके माइंड से स्लिप जल्दी कर जाती हों। तो मेन हमारा मकसद ये है, कुछ नया सीखने का, कुछ बेहतर करने का, और ज़्यादा बेहतर होने का। बेस्ट की मैं बात बिल्कुल नहीं करूँगा, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ बेस्ट इस संसार में कुछ भी नहीं है। हम बेहतर हो सकते हैं, बेहतर और बेहतर हो सकते हैं, लेकिन हम बेस्ट नहीं हो सकते। ठीक? तो हम लोगों का प्रयास है, हम लोग एक-दूसरे को बेहतर करते हुए चलें। तो जितने भी दोस्त हैं, जितने भी मित्र हैं, भाई-बंधु हैं, उन सभी से निवेदन है, जो लोग मुझे देख रहे हैं, अगर इस क्लास में अगर अपनी अटेंडेंस लगा पाएँ, अगर आ पाएँ, कमेंट बॉक्स में आ पाएँ, तो उनका बहुत-बहुत आभार रहेगा। ये क्लास भी बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, जस्ट बिकॉज़ ऑफ यू हैव टू गेट 20 टू 25 न्यू क्वेश्चन, फ्रेश क क्वेश्चन। और जो मुझे लगता है कि जो इससे पहले कहीं भी किसी भी एग्ज़ाम्स में नहीं पूछे गए हैं। हो सकता है 20 क्वेश्चन बिल्कुल आपको फ्रेश इसमें देखने को मिलेंगे, जो विदाउट जो आपके लिए कुछ देखिए, ज्ञानी आप सभी लोग हैं, आप सभी को बेहतर नॉलेज है इतिहास को रिगार्डिंग, क्योंकि आप स्पेशली उसको काफ़ी समय से पढ़ रहे हैं। तो और मेरा बस प्रयास है उस नॉलेज में थोड़ी-सी बढ़ोतरी करना, उसको थोड़ा-सा और बेहतर करना। और इसमें मैं खुद भी बेहतर हो रहा हूँ, और आपको भी, और आप भी मुझे लगता है धीरे-धीरे बेहतर ही होंगे। कुछ आपसे मुझे सीखने को मिल रहा है, कुछ मुझसे आपको सीखने को मिल रहा है। तो ये सीखने-सिखाने की प्रक्रिया को हम यूँ ही चलाते रहेंगे, जब तक आप में से कुछ लोग या सभी लोग नौकरी नहीं पा जाते हैं, अपने-अपने परिणाम, अपने-अपने मकसद में सफल नहीं हो जाते हैं, तो इस प्रक्रिया को अनवरत चलते रहने दिया जाएगा टिल डेथ। जब तक मैं ज़िंदा हूँ, तब तक मतलब जब तक इस लायक हूँ कि या ये चीज़ें आप तक पहुँचा पाऊँ, तब तक पहुँचाता रहूँगा। अनफॉर्चुनेटली कभी इस लायक नहीं रहा, तो उसके लिए कुछ नहीं कहा जा सकता है। लाइफ इज अनसर्टेन, हम तो बोलते हैं ना कि लाइफ एंड टाइम में बोथ आर अनसर्टेन, बिजनेस आर अनसर्टेन। तो हम अनिश्चितता के जीवन जी रहे हैं, आप, मैं, हम सब। हमको नहीं पता है कल क्या होगा। ठीक है? क्या होने वाला है? ठीक, एस्ट्रो टॉक। आप लोग कुछ भी जानकारी चाहते हैं, तो आप लोग जो है ना, मैंने एक बार बताया था कि दुनिया कहाँ पे क्या क्या इन्वेंट कर रही है। चाइना का मैं देख रहा था एक दिन, बड़ा उसको देख के बड़ी हर्ष हुई, यार वो क्या क्या बना डाला है उसने।
मतलब एक्सट्रीम लेवल पे, वो टेक्नोलॉजिकल बेस पे एक्सट्रीम लेवल पे हमसे वो 100 साल कम से कम टेक्नोलॉजी बेसिस पे हमसे 100 साल आगे है। और हम क्या बना रहे हैं यार, हम ऐप लॉन्च कर रहे हैं एस्ट्रोटॉक, आईआईटियंस लॉन्च कर रहे हैं। बताइए, आईआईटी से पढ़ा हुआ बंदा एस्ट्रोटॉक लॉन्च कर रहा है, वो आपको ये बता के हम मरेंगे कब, जिएंगे कब, बीवी कब, किस लड़की से शादी होगी मतलब सब कुछ यार, मतलब क्या ही है यार, आदमी खुदा बन गया है। अब मुझे नहीं लगता है किसी को खुदा की ज़रूरत है। इंसान खुद खुदा बन चुका है, तो उसको क्या ज़रूरत है किसी खुदा की। ठीक है दोस्तों, तो जो लोग मुझे देख रहे हैं तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जल्दी से जल्दी प्लेटफ़ॉर्म पे आ जाइए। हम लोग क्लास शुरू करने वाले हैं। मैं पहले भी तो बोल चुका हूँ कि यू हैव टू सीन दिस एट लीस्ट 20 टू 25 फ्रेश क्वेश्चन, जो पहले कहीं किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे नहीं आए हैं। तो आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन रहेगा। अभिनव नमस्कार, कैसे हैं आप? ठीक, तो हम लोग पहला क्वेश्चन ले लेते हैं और जल्दी से जल्दी। और एडमिशन के रिगार्डिंग कैसी भी क्वेरी है, नंबर आपके सामने दिया है, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको बेहतर रिस्पॉन्स मिलेगा। एएसओ में अगर आप एडमिशन चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कॉल करिएगा, आपको रिस्पॉन्ड किया जाएगा। और टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल पे आप हम लोगों को देख रहे हैं, टेलीग्राम प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिएगा। जिन लोगों ने नहीं ज्वाइन किया है, चैनल को लाइक कीजिएगा, लेक्चर को लाइक कीजिएगा। चलिए आ जाते हैं पहले क्वेश्चन पे दोस्तों। फ़ॉन्ट साइज़ मुझे बता देना कैसा है? मैंने बढ़वाने के लिए कहा था, पता नहीं उसने बढ़ाया या नहीं बढ़ाया है। ठीक। अ, संगीता जी गुड इवनिंग के। चलिए मिलते हैं, 2 लोग आ गए, फटाफट हम लोग अब क्लास शुरू करेंगे। अरे! चलिए ठीक है। गांधी जी को महात्मा गांधी की उपाधि किसने दी थी? चलो ठीक, प्रियांश जी ठीक है, चलो रवींद्रनाथ टैगोर। ठीक है, हम लोग आंसर बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं जब आपको पता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट। ठीक है, नंबर 2 पे सुमेलित कीजिए। हमें देखो सुमेलित करना है, किसको सुमेलित करना है? जो 1857 की क्रांति के जो लोग थे, उनके साथ क्या-क्या घटा वो। लक्ष्मीबाई आप लोगों को पता है युद्ध में मारी गई थी। तात्या टोपे आपको पता है गिरफ्तार हुए थे, इनके एक मित्र थे मान सिंह, उन्होंने इनकी सूचना दे दी थी और पकड़ लिए गए और इनको फाइनली क्या ही बोला जाए यार, नाना साहब नेपाल चले गए थे, बहादुर शाह रंगूर निर्वासित हो गए थे। प्रियांश नमस्कार, प्रियांश नमस्कार, स्वागत है आपका। ए का 4 है, ए का 4 है, बी का 3, ए का 4, बी का 3, ठीक है, इसका आंसर सी होगा। आ जाते हैं, मराठों के अंतर्गत निम्नलिखित में से भू राजस्व वसूलने का उत्तरदायित्व किसका था? मराठों की तरफ से भू राजस्व वसूलने का उत्तरदायित्व किसके पास था? पटेलों के पास, कुलकर्णी के पास और मिराजदार के पास और सिलधार के पास। किसके पास था? ठीक, तो ये था पटेल के पास। पटेल क्या करते थे? भू राजस्व वसूलते। कुलकर्णी क्या करते थे? कुलकर्णी का काम क्या था? एक तरीके से एक क्लर्क हुआ करते थे, ठीक है। ये लोग क्या करते, वो जो भू व्यवस्था थी उसका ये लेखा जोखा रखते थे। क्या करते थे? कुलकर्णी भू व्यवस्था का लेखा जोखा रखते थे। 4 पे है, शिवाजी का राज्याभिषेक कब और कहाँ हुआ था? ये हुआ था कोंकण में 1653, मुंबई 1665, पुणे में 1660 में, रायगढ़ में 1674। तो ये हुआ था डी, रायगढ़ में 1674 में। निम्नलिखित में से किसने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को बैग्रेंजा की कैथरीना से विवाह में मुंबई दहेज में दिया था? किसने दिया था? संगीता जी। ठीक, ये थे डचों ने, पुर्तगालियों ने, स्पेनियों ने और फ्रांसीसियों ने। ठीक है, तो ये दोस्तों दिया गया था पुर्तगालियों ने 8060, वो सॉरी, हाँ 8061 में। ठीक है, वो सॉरी 6061 में, 6061 में जो इंग्लैंड के चार्ल्स तृतीय थे, इनका विवाह पुर्तगाली जो वो थी, एक राजकुमारी थी कैथरीन से इनका विवाह हुआ था। तो ये दहेज स्वरूप इनको मिला था। ठीक है, दहेज स्वरूप मिला था पुर्तगालियों से अंग्रेजों को 1661 में। 16 का क्या कहता है? विचार करने, दोनों पे हम लोगों को विचार करना है। पहला क्या कहता है? अकबर ने 1581 में दीन इलाही की स्थापना की थी, बिल्कुल ठीक है। और दूसरा है अकबर अपने साम्राज्य में राजपूतों का सहयोग प्राप्त करना चाहता है। ये दोनों ही बिल्कुल सही है, लेकिन दोनों ही अलग कॉन्टेक्स्ट में बात की गई है। दोनों की 1961 नहीं, 6061 में। वो मेरे मुंह से गलत निकल गया था। 1661 में, 1961 में नहीं, ठीक है। 1661 में।
ठीक है। और ये ट्रांसफर जब हुआ, ये ट्रांसफर अंग्रेजों को कब हो गई थी? 1668 में, ठीक, 1668 में, जहाँ तक मुझे याद है, अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूँ तो। ठीक है, दोनों बिल्कुल ठीक है, लेकिन दोनों का कॉन्टेक्स्ट अलग है, तो इसका आंसर होगा ये बी। ठीक, ए आर आर दोनों सही है, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं। सल्तनत काल में शाही सचिवालय के प्रधान को किस नाम से जाना जाता था? शाही सचिवालय को प्रधान को किस नाम से जाना जाता था? आरिज मुमालिक, बरीद मुमालिक, दबीर मुमालिक, काजी मुमालिक। ठीक है, देखिए बरीद मुमालिक जो गुप्तचर विभाग हुआ करता था, ठीक है, उसको बोलते थे। ठीक है, उसको बोला जाता था। आरिज मुमालिक क्या होता था? आरिज मुमालिक जो दीवाने अर्ज एक विभाग होता था जो सैनिक विभाग को देखता था, सैन्य विभाग को देखता था, उसका प्रमुख था। तो क्या था? बचा रहेगा ये बरीद मुमालिक। ठीक, तो ये 7 का सी बिल्कुल ठीक है। 8 पे भूमि जो उस समय की थी उस पे चर्चा कर लेते हैं। बंजर तो बंजर ही है, ठीक है, बंजर भूमि तो बंजर भूमि हो गई। और पलोज भूमि लगभग प्रतिवर्ष भूमि 2 या 3 वर्ष तक की जोती नहीं जाती थी। भूमि जो 3 वर्ष से अधिक के लिए बंजर रहती थी, चाचर भूमि कहलाती थी। ठीक, ठीक। और उसके बाद जो परती भूमि कौन सी? पलोज क्या होती थी? लगभग प्रतिवर्ष कृषि की जाने वाली थी। पलोज ऐसी जो, कहाँ गया यार ये माइक? पलोज है ना, पलोज ऐसी भूमि होती थी जिस पे प्रतिवर्ष कृषि की जाती थी। किस पे? प्रतिवर्ष कृषि की जाती थी। और प्रति भूमि थी ऐसी होती थी जो 2-3 वर्ष के लिए जोती नहीं जाती थी, ऐसी छोड़ दी जाती थी। यानी ए का 2, बी का 1, ए का 2, ए का 2, बी का 1, सी का 3, डी का 4, बी होगा इसका। ठीक है, 7 का सी, निजामुद्दीन जुनैदी वजीर थे। निजामुद्दीन जुनैदी एक बहुत प्रसिद्ध वजीर हुए थे, और इन्होंने उस समय दिल्ली सल्तनत की जो टोटल इनकम थी, राजस्व था, उसका भी एक आंकड़ा दिया था। तो ये कौन थे? किसके वजीर थे? गौरी के, कुतुबुद्दीन ऐबक के, और इल्तुतमिश के, और बलबन का। पलोज, हाँ, जो प्रतिवर्ष जोती जाती थी, जिसपे प्रतिवर्ष खेती की जाती थी, वो पलोज भूमि होती थी। चाचर भूमि जो 2-3 वर्षों के लिए छोड़ दी जाती थी। 9 का सी, 9 का सी। ठीक है, आ जाते हैं। कौन सी दक्षिण भारतीय नृत्य शैली विजयनगर शासन काल में सर्वप्रथम अवतरित हुई थी? मोहिनीअट्टम, यक्षगान, कृष्णअट्टम और व्योमलता। पहली बार लाइमलाइट में आई थी, ये आई थी यक्षगान। ठीक है, 10 में का यक्षगान, बी। नया क्वेश्चन है, इस पे प्लीज थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुलोम व तथा प्रतिलोम विवाह के आधार पर जातियों की उत्पत्ति का सिद्धांत का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया था? ठीक है, देखिए अनुलोम और प्रतिलोम विवाह के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। तो इसमें ये कहा गया है, जो अनुलोम और प्रतिलोम विवाह के बाद जो बच्चे उत्पन्न होते थे, यानी कि एक वर्ण संकरता जो समाज में आई थी, उसकी उत्पत्ति का सिद्धांत किसके द्वारा सबसे पहले प्रतिपादित किया गया था? बुद्धायन द्वारा, अपस्तंभ द्वारा, वशिष्ठ द्वारा, और गौतम द्वारा। अच्छा क्वेश्चन है, और एग्जामिनेशन पर्पज से 11 का डी। ठीक, और कोई प्रियांश के अलावा कोई और ट्राई करेगा? अभिनव, गौतम और गीता जी आप? चलिए ठीक है, अच्छा अच्छा ट्राई किया। ये थे बौद्धायन। ठीक है, ये थे बौद्धायन, इसका आंसर होगा ए। चलिए आगे चलते हैं। 12 नया क्वेश्चन है, ये संयम है। ठीक है, संयम, संयम। अशोक की धम्म नीति, धम्म नीति बोला है। धम्म नीति का मुख्य सिद्धांत संयम था। जो उसकी धम्म नीति का जो मुख्य सिद्धांत था, संयम था। ठीक है, 11 का है। धम्म की परिभाषा अशोक ने कहाँ से ली है? जो धम्म की उसकी परिभाषा है, अशोक के द्वारा जो वर्णित की गई है, वो कहाँ से ली गई है? ठीक, सिंगलादोवाद सूत्र से, धम्म चक्र परिवर्तन सूत्र से, राहुलोवाद सूत्र से, और महापरिनिर्वाण सूत्र से। 12 का सी। ठीक है, 12 के सी, 12 के सी बिल्कुल ठीक है, राहुलोवाद सूत्र से ली गई है ये परिभाषा। आगे चलते हैं। कश्मीर में प्रमाणी आंदोलन के प्रेरणा संस्था, प्रमाणी ऋषि आंदोलन होना चाहिए यहाँ पे, ऋषि आंदोलन। चलिए, कश्मीर में ऋषि आंदोलन के प्रेरणा संस्थापक कौन थे? ऋषि आंदोलन कश्मीर में जो हुआ था, नाथ मुनि, मोहम्मद गौस, शेख नूरुद्दीन और अबुल हसन। चार में से कौन सा सही आंसर है? चार में से कौन सा सही आंसर है? 13 का। नाथ मुनि, मोहम्मद गौस, शेख नूरुद्दीन और अबुल हसन। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। 13 का सी,
बिल्कुल ठीक है, तेरा कसी, शेख नूरुद्दीन, बिल्कुल ठीक है, प्रियांश का जवाब बिल्कुल ठीक है, तेरा कसी। आगे चलते हैं। गुप्तकालीन प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य जो खगोलविद भी थे, बारहमिहिर किस स्थान से समृद्ध थे? बारहमिहिर किस स्थान से समृद्ध थे? सिंपल सा क्वेश्चन है, आया हुआ है, पटना है, अयोध्या है, वाराणसी और भीलमल है। कहाँ से जुड़े हुए हैं? पटना, वाराणसी, भीलमल और अयोध्या। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर होगा भीलमल। ठीक है, यह भीलमाल, ये कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है, राजस्थान। ठीक, कहाँ पड़ता है? ये राजस्थान में पड़ता है। 13 का सी, ओके ठीक है। 14 का डी, बिल्कुल ठीक है, 14 का प्रयास। 15 पे साधारण सा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हड़प्पा संस्कृति किस स्थल से कब्रिस्तान के, ठीक है, निम्नलिखित में से हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से कब्रिस्तान के प्रमाण नहीं मिले हैं? साधारण सा ये भी क्वेश्चन है, आप लोगों को पता होगा, हड़प्पा, राखीगढ़, रोपड़ और मोहनजोदड़ो। 14 का डी, बिल्कुल ठीक है, 14 का डी, मोहनजोदड़ो से जो सामूहिक समाधान या कब्रिस्तान के प्रमाण नहीं मिलते हैं। 16 का कहते हैं हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा हुआ पूरा स्थल सूतकांगेडोर किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी, झेलम नदी, सरस्वती और दास्क नदी। तो ये दास्क नदी के किनारे। एक सेकंड, एक मिनट, कहाँ गया यार वो? चलिए आगे चलते हैं। 16 का डी, चलिए आगे चलते हैं। ऋग्वेद में निम्नलिखित देवताओं में से किसके लिए वर्णन है कि उसका रथ बकरे खींचते थे? निम्नलिखित में से किस देवता के बारे में क्या कहा गया है? गायत्री चौरसिया ये। ठीक है, स्वागत है आपका गायत्री जी। ठीक है, एक है ऋग्वेद में निम्नलिखित देवताओं में से किसके लिए वर्णन किया गया था? उसका रथ बकरे खींचते हैं। कौन खींचता है? बकरे। पूषण, रुद्र, वरुण और यम। ठीक है, 17 का एक, बिल्कुल ठीक है, पूषण। कौन अवध का नवाब अपने दरबार में ब्रिटिश राजदूत रखने के लिए राजी हो गया था? सिंपल साधारण सा ये भी क्वेश्चन है। सादत अली खान, सफदरगंज, अशफुद्दौला और सुजाउद्दौला। तो आंसर दोस्तों सामने आपके हैं, सुजाउद्दौला। ठीक, ठीक है, जो साधारण से उस पर बहुत अधिक दिमाग नहीं खपाना हम लोगों को, एकदम रैपिड फायर कर देना जबरदस्त तरीके से। तो बात कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक, तो मिलेट संभाजी का जो काल था 1680 से 1689 तक रहे हैं। फिर उसके बाद राजा राम रहे हैं 1689 से 1700 तक। फिर शिवाजी द्वितीय रहे हैं 1700 से 1707 तक। ठीक, फिर साहू जी महाराज रहे हैं 1707 से 1749 तक। तो ए का 4, ए का 4, बी का 1, ए का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3। ठीक, तो इसका 19 का आंसर होगा ए। चलिए, पानीपत के तृतीय युद्ध के समय में जाट शासक सूरजमल की क्या भूमिका थी? और इसमें थोड़े से पेज रहते हैं, 19 का ए। ठीक है, इसमें थोड़े से पेज हैं। उसने मराठों की सक्रिय सहायता की थी, उसने अहमद अहमद शाह अब्दाली की सहायता की थी, वह इस युद्ध से अलग रहा। उसकी सेना ने मराठों की केवल आंशिक सहायता की। तो इसका जवाब 19 का, इसका जवाब होगा सी। हालांकि प्रारंभिक तौर पर ये मराठों के साथ थे, प्रारंभिक तौर पर इन्होंने मराठों का साथ दिया, क्योंकि उस समय जो मराठा जो जिनको भेजा गया था सदाशिवराव भाऊ, उनकी वाक्पटुता की वजह से ये सूरजमल नाराज हो गए थे और फिर उन्होंने मराठों का साथ छोड़ दिया था। तो वो युद्ध से अलग हो गए थे। ठीक, आगे आगे हम लोग चर्चा करेंगे 21 पे। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सही बताना है। आदाब आलमगिरी मोहम्मद काजिम, ठीक है, ये नहीं ठीक है। आलमगिरी नामा मोहम्मद काजिम का लिखा हुआ है, तो ये भी ठीक नहीं। साकी मुस्तैद खां की लिखी हुई है मासिर आलमगिरी। ठीक, उसके बाद फुतुहात आलमगिरी ईसवी दस्तनागर की लिखी हुई है, जो औरंगजेब के शासनकाल का 34 वर्षों का इतिहास आपके सामने प्रेजेंट करती है। आरजू समा, आरजू समा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। ठीक, तो फुतुहात आलमगिरी ईसवी दस्तनागर। ठीक, 22 है। नल दमयंती की कहानी का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया है? नल दमयंती का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया है? अब्दुल कादिर बदायूनी, फैजी, अबुल फजल, निजामुद्दीन अहमद। तो ये किया है नल दमयंती का फैजी ने। ठीक है, फैजी किसके पुत्र थे? शेख मुबारक के। और जो अबुल फजल के ये बड़े भाई थे फैजी। और इन्होंने नल दमयंती का जो फारसी अनुवाद किया है
आयरे दानिश नाम से किया है, आयरे दानिश नाम से इन्होंने फारसी अनुवाद किया है किसका, नल दमयंती का। फैजी, हाँ बिल्कुल ठीक है, फैजी। 22 का बी। 23 अपने सिंहासन रोहण के पश्चात 12 आदेश किसने जारी किए थे? अगेन बहुत साधारण क्वेश्चन है। अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने। ठीक, तो ये जहांगीर ने, सभी लोगों को पता है 12 आदेश जारी किए थे। बलवन एक उत्तम अभिनेता था और अपने दर्शकों को आधुनिक फिल्मी सितारों की भांति मंत्रमुग्ध रखता था। और यह कथन किसका है? ए बी एम हबीबुल्ला, के एम निजामी, के एस लाल और आर पी त्रिपाठी। ये कथन किसका है दोस्तों? ये कथन है के ए निजामी का। किसका कथन है? के ए निजामी का ये कथन है। आगे हम लोग चर्चा करेंगे 25 पे। ठीक है, धर्मशास्त्र लेखकों में से किसने सती प्रथा को आत्महत्या कहा? ठीक है, सती प्रथा को आत्महत्या कहा। उसकी कह के एक तरीके से आलोचना करने का प्रयास किया है उन्होंने। अंगरीश हो गया, मेघातिथि हो गया, उसना हो गया और विष्णु हो गया। ठीक है, जैसे उस धर्म शास्त्रों में बहुत से ऐसे लोग थे जैसे वाण भट्ट। वाण भट्ट ये कहते हैं, सती प्रथा का प्रतिरोध करते हुए, विरोध करते हुए दिखते हैं। वो ये कहते हैं कि सती प्रथा को, आत्महत्या को एक तरीके से बहुत ही निकृष्ट कार्य बताते हैं और जो महिला इसकी भागनी बनती है वो सीधे नरक में जाती है। वो इस तरीके का वक्तव्य भी देते हुए नजर आते हैं। ठीक है, 25 का बी। और मेगा तिथि ने भी इसको इसी तरीके से कुछ वक्तव्य दिया आत्महत्या का। उत्तर मेरु अभिलेख में सभा के गठन का विवरण कहाँ देखने को मिलता है? राजराज चोल, राजेंद्र चोल, कुलतुंग चोल और परांतक चोल किसके शासनकाल से संबंधित है? सभा सब के गठन का विवरण। उत्तर मेरु अभिलेख आप सभी लोग जानते हैं किससे, परांतक चोल से संबंधित है, परांतक फर्स्ट से। अगला है 27, किसने वाजपेयी यज्ञ किया था? उपयुक्त में से किसने वाजपेयी यज्ञ किया था? ठीक, ये आपके सामने पुष्यमित्र शुंग हो गया, चंद्रगुप्त द्वितीय हो गया, प्रवरसेन प्रथम हो गया और समुद्रगुप्त हो गया। 26 का डी। 26 का डी था क्या? हाँ ठीक है। तो 27 का ये प्रवरसेन प्रथम, आप लोग पता होगा वाकाटक जो सम्राट थे, इन्होंने एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सम्राट की उपाधि धारण की थी। चलिए बिल्कुल ठीक है आप सभी लोगों का, आगे चलते हैं। गुप्त नरेशों में सर्वप्रथम रजत मुद्राएं किसने जारी की थी? काश थे, चंद्रगुप्त द्वितीय थे, कुमार गुप्त प्रथम थे और स्कंद गुप्त प्रथम थे। 28 का चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है और बिल्कुल नया क्वेश्चन मिलेगा आपको ये। देखिए जहाँ पे नया क्वेश्चन दिखेगा आपको, बिल्कुल नया, ठीक है, वो बता दूंगा। बिल्कुल नया क्वेश्चन है, कहीं आया नया आया हुआ नहीं है। उम्मीद करता हूँ आप लोग उसमें अच्छा प्रयास करेंगे। अकबर का राज्याभिषेक गुरदासपुर के पास कन्नौर पंजाब में पड़ता है, आप लोगों को पता होगा, नामक स्थान पर 14 फरवरी 1556 ईस्वी में बैरम खां की देख रेख में किसने संपन्न कराया था? बैरम खां की देख रेख में किसने अकबर का राज्याभिषेक संपन्न कराया था? अबुल फजल हो गया, शेख मुबारक हो गया, मिर्जा अबुल कासिम हो गया, फकरुल्लाह फकरुल्लाह। ठीक, ये चार में से आपको जो मुनासिब लगते हैं आप गैस कर सकते हैं। ठीक है, 29 का सी। प्रियांश 29 का बी, गायत्री 29। ठीक है, सही जवाब है 29 का बी। 29 का सी, मिर्जा अबुल कासिम। गायत्री जी मिर्जा अबुल कासिम इसका राइट आंसर है। ठीक है, आ जाते हैं। अशोक ने अपने अभिलेख के 13वें वर्ष नवीन अधिकारी जो धर्म महामात्र की नियुक्ति की थी, किस शिलालेख में इसका वो उल्लेख करता है कि इससे पहले किसी भी इस प्रकार के अधिकारी की नियुक्ति नहीं हुई है? दूसरे शिलालेख, चौथे शिलालेख, छठे शिलालेख और पांचवें शिलालेख में वो ये बात करता है। तो किसमें बात करता है? ये बात करता है ये 29 का सी। ठीक है, 30 का पांचवें शिलालेख में। किसमें बात करता है? पांचवें शिलालेख में। 30 का डी। हाँ ठीक है, 30 का डी ठीक है आप लोगों का। संगीता जी 30 का सी है। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन ने किसे तुगरिल कुश की उपाधि प्रदान की थी? ठीक, तुगरिल कुश की उपाधि प्रदान की थी मलिक मलिक मुकद्दर। मलिक मुकद्दिर। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी, इमामुद्दीन और मलिक गाजी। ठीक है,
किसको उन्होंने तुगरिल कुश की उपाधि की थी। जैसे तुगरिल एक ऐसा व्यक्ति था जिसको बंगाल में उन्होंने जो गयासुद्दीन बलबन थे उस समय विद्रोह किया था बंगाल में। तो इनके एक सेना नायक थे, उन्होंने उनकी हत्या कर दी थी, ठीक है? उनके विद्रोह को शांत किया था और पकड़ के उसका सर कलम कर दिया था, तो उन्हें तुगरिल कुश की उन्होंने उपाधि दी थी। 31 का डी, 31 का डी, 31 का डी। ठीक है? 31 का ए, ठीक? मलिक मुकदिर, ठीक है? मलिक मुकदिर उनका नाम था, ठीक? इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, मलिक मुकदिर उनका नाम था। मलिक मुकदिर को उन्होंने तुगरिल कुश की उपाधि दी थी, किसने? गयासुद्दीन बलबन ने। और ठीक, पूर्वी द्वीपों की यात्रा इंपॉर्टेंट अगेन है। पूर्वी द्वीपों की यात्रा विवरण में ये एक विवरण लिखा गया है एक अंग्रेज यात्री द्वारा। विवरण में पे मुगल दरबार में धोखाधड़ी व षड्यंत्र, ठीक है? षड्यंत्र की षड्यंत्र की जानकारी किस विदेशी यात्री ने प्रदान की है, ठीक है? किस विदेशी यात्री ने प्रदान की है, ठीक? उनका कहना था कि जो इस जिसने ये रचना की है, उसने इस रचना में बताया है कि मुगल दरबार में किस प्रकार से धोखाधड़ी और षड्यंत्र होते थे, उसकी जानकारी उपलब्ध कराई है। विलियम हॉकिंस इतना साफ-साफ लिख के भेजता हूँ, राइटिंग ज़्यादा अच्छी नहीं है मेरी। एडवर्ड टेरी हो गया, एडवर्ड एडवर्ड टेरी हो गया, सर टॉमस रो हो गया और पीटर मुंडी हो गया। 32 का डी। और कोई गैस करेगा? चलिए 32 का डी। तो ये बात कही है सर टॉमस रो ने, ठीक? किसने बात कही है? सर टॉमस रो ने। एडवर्ड टेरी इनके गुरु थे। 32 का ए नहीं है, 32 का सी है। आप लोगों से जानकारी के बस गीता जी 32 का सी कह रही है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, 32 का सी है सर टॉमस रो। पूर्वी द्वीपों की यात्रा, इन्होंने एक यात्रा वृत्तांत लिखा है जिसमें ये बात करते हैं मुगल दरबार में धोखाधड़ी और षड्यंत्रकारी परिस्थितियों का, ठीक है? 32 का ए नहीं है, 32 का सी है अभिनव, ठीक? तैंतीस क्या कहता है, ठीक? 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में एक स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया था। 21 अक्टूबर। निम्नलिखित में से किसे वित्त मंत्री उन्होंने नियुक्त किया था? इनमें से किसको वित्त मंत्री उन्होंने नियुक्त किया था? एच सी चटर्जी को, एम ए अय्यर को, गुरबख्श सिंह को और उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है? देखिए, आप लोगों को अगर लेक्चर अच्छा लग रहा हो, कंटेंट अच्छा लग रहा हो और क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हो, अगर आपको पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दूसरे भाई मित्रों को भी शेयर करने का प्रयास कीजिएगा, उनको भी जोड़ने का प्रयास कीजिएगा, ठीक? अभिनव कह रहे हैं 33 का सी, गीता 33 का सी, प्रियांश, आरजू शमा, प्रियांश और गायत्री जी, कोई और? 33 का ए, 33 का ए, ठीक है, 33 का ए है। एच सी एच सी चटर्जी, ठीक है? एच सी चटर्जी। 33 का सी नहीं है, ठीक है? आरजू समाजी 33 का सी नहीं है, 33 का ए है। एच सी चटर्जी। एम ए अय्यर क्या थे? एम ए अय्यर एक विदेश मंत्री, एक उनको प्रचार मंत्री थे, प्रसार मंत्री थे, प्रचार प्रसार मंत्री थे एम ए अय्यर, ठीक है? एम ए अय्यर क्या थे? प्रचार प्रसार मंत्री उन्होंने नियुक्त किया था। 34 पे आते हैं। नया क्वेश्चन है फिर से, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। सिकंदर के आक्रमण के समय व्यास नदी के पूर्व में कौन सा शक्तिशाली गणराज्य स्थित था? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपने शेयर किया ये मेरे लिए बहुत है, ठीक? कोई नहीं आया कोई बात नहीं, लेकिन आप आए ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है, आप लोग आए हैं। कोई बात नहीं, एक दिन समय आएगा, हो सकता है वो लोग भी आ पाएँ, ठीक? सिकंदर के आक्रमण के समय व्यास नदी के पूर्व में कौन सा शक्तिशाली गणराज्य स्थित था? ये था मालव, मुद्रक, इसको क्षुद्रक होना चाहिए था, ठीक? कठ और युद्ध, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अ, व्यास नदी के पूर्व में यहाँ पे, ठीक? व्यास नदी के पूर्व में 34 का ए, ठीक है? प्रियांश कह रही हैं और प्रियांश कह रहे हैं और आरजू शर्मा कह 34 का ए। 34 का ये नहीं, ये है युद्ध, ठीक है? युद्ध एक शक्तिशाली गणराज्य था जिसके समय में सिकंदर के समय में उन्होंने आक्रमण किया था। कितने क्वेश्चन हैं? ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है मुझे लग रहा है, 60 क्वेश्चन होंगे, ठीक? मालव क्या था? रावी नदी के दोनों तटों के बीच, दोनों तटों की दोनों तरफ स्थित था। कौन-सा? वो था मालव, ठीक है? अगर रावी नदी के दोनों तरफ पूछा जाए तो वो होगा मालव, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। 35 निम्नलिखित में से कौन अकबर शासन काल में वजीर पद पर
नहीं रहा, वजीर के पद पर नहीं रहा था। असद खां, शमसुद्दीन अतका खां, अबाद शाह मंसूर और मुजफ्फर खां। अकबर के शासनकाल में वजीर के पद पर नहीं रहा था। अकबर के शासनकाल की बात हो रही है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। असद खां, शमसुद्दीन अतका खां और अहमद शाह मंसूर और मुजफ्फर खां। ठीक, 34 का ए। 35 का दोस्तों होगा असद खां। ठीक, असद खां किसके समय का था? औरंगजेब के शासनकाल के समय में। औरंगजेब, ठीक, औरंगजेब के शासनकाल के समय में संबंधित था। और ये पूरे जो 35 का भी प्रयास ठीक नहीं है। 35 का ए है, असद खां। ठीक, गीता जी असद खां है, ये सही है। और पूरे जो मुगल साम्राज्य की बात की जाए तो सबसे अधिक टाइम यानी कि 31 वर्षों तक, 31 वर्षों तक ये किसके वजीर के पद पे रहा था असद खां, 31 वर्षों तक लगातार। ठीक, 35 का ये बिल्कुल ठीक है। 36 है, मध्यकाल में उर्द ए मुअम्मा से क्या अभिप्राय है? अगेन न्यू क्वेश्चन है, वो भी पीछे वाला भी नया क्वेश्चन था, ये भी नया क्वेश्चन है। ठीक है, मध्यकाल में उर्द ए मुअम्मा से क्या अभिप्राय है मध्यकाल में? ठीक है, सैनिक विभाग था, शाही शिविर था, शाही अंगरक्षक को बोलते थे या शाही खानसमा को बोलते थे? ठीक, सैनिक विभाग, शाही शिविर, शाही अंगरक्षक, शाही खानसमा, उर्द ए मुअल्ला, उर्द ए मुअल्ला का क्या अभिप्राय था? 36 का बी। ठीक, हाँ 36 का बी सही है, शाही शिविर। ठीक है, शाही शिविर को हम लोग बोलते थे उर्द ए मुअल्ला मध्यकाल में। चलिए आगे चलते हैं। काकड़ाव प्राचीन नाम है, काकड़ाव प्राचीन नाम है किसका? अजंता का, भरहुत का, नागार्जुन कोंडा का और सांची का। प्राचीन नाम है, देखने को मिलता है, ये मिलता है आपको सांची का। ठीक, और नागार्जुन कोंडा का विजयपुरी। नागर 36 का सी, नागार्जुन कोंडा का विजयपुरी। 36 का, ठीक है कोई बात नहीं। ठीक है, 36 का बी है, 37 का डी। 38 पे संगम साहित्य में वर्णित कन्नगी क्या है? संगम साहित्य में वर्णित कन्नगी क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। एक पक्षीय प्रेम, अनुचित प्रेम, तमिल महाकाव्य की नायिका और व्यापारियों का समूह। ये तमिल महाकाव्य है, शिल्पद्दिकारम की नायिका है कन्नगी, कोवलन की पत्नी कन्नगी। ठीक, 39 है, गुप्तोत्तर काल के सामाजिक एवं सांस्कृतिक अवस्थाओं के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? अमरावती ध्यान कटक, बिल्कुल ठीक है, अमरावती ध्यान कटक। और चलिए आगे चलते हैं। भूमि अनुदानों की संख्या में वृद्धि हुई थी, जातियों की संख्या में वृद्धि हुई थी, दोनों ठीक है। केंद्रीय नियंत्रण में वृद्धि नहीं हुई थी, केंद्रीय नियंत्रण में बल्कि डिक्लाइन आया था, यानी कि ढील आई थी। इस समय जैसे सामंतवाद की धीरे धीरे करके वृद्धि महसूस होने लगी थी। आगे चलते हैं। नारद ने स्त्री को द्वितीय पति प्राप्त करने की, यानी कि दूसरा पति प्राप्त करने की स्थिति दी, पुनः विवाह करने की स्थिति प्रदान की, लेकिन किस स्थिति में? नपुंसक हो, जाति से पतित हो गया हो, मर गया हो, प्रवज्जित हो गया हो। ठीक, तो इसका आंसर होगा चारों। ठीक है, इन चारों कंडीशन में स्त्री पुनः विवाह कर सकती थी। 41 क्या कहता है? वृक्ष छेदिका नामक ग्रंथ किससे संबंधित है? वृक्ष छेदिका नामक ग्रंथ किससे संबंधित है? आयुर्वेद से, कीमिया से, महायान शाखा से, पशुपात से। वृक्ष छेदिका नामक जो ग्रंथ है किससे संबंधित है दोस्तों? ये महायान शाखा से, बौद्धों की महायान शाखा से संबंधित है वृक्ष छेदिका। जब किसी लायक ना हो, हाँ हाँ हाँ, नहीं मतलब दूसरे शब्दों में ऐसा कह सकते हैं, जब पुरुष किसी लायक ना हो। और इसमें कुछ भी बुराई भी नहीं है अगर पुरुष इस लायक नहीं है कि वो अपनी पत्नी का ख्याल रख पाए, या फिर किसी प्रकार से फाइनेंशियली हो, या भाग गया हो छोड़ के, या मर गया हो, या कोई ज़रूरी नहीं है वो किसी की याद में यूँ ही आँसू बहा के अपना जीवन व्यर्थ कर दे रहा है। देखिए जीवन एक ही बार मिलता है और अच्छे से जी लेना चाहिए। कौन सा स्थान जैत वन विहार का प्रतिनिधित्व करता है? कौन सा स्थान जैत वन विहार का प्रतिनिधित्व करता है? पिपरहवा, सेहत, मेहत और तिलोर कोटा। जैत वन विहार का प्रतिनिधित्व करता है तो वो दोस्तों है सेहत। ठीक है, सेहत क्या? जैत वन विहार का प्रतिनिधित्व करता है। श्रावस्ती, और ये श्रावस्ती से सेहत को श्रावस्ती से निरूट किया जाता है। श्रावस्ती के एक बहुत बड़े व्यापारी थे अनाथ पिंडक, उन्होंने जैतवन विहार बुद्ध को गिफ्ट किया था।
43 क्या कहते हैं, 18वीं शताब्दी के अंत तक भारत के किस भाग में यूरोपीय ईसाई मिशनरी सबसे अधिक सक्रिय हुए थे? ठीक है, किस भाग में? बंगाल और असम में, दक्षिण भारत में, यूपी और बिहार में, बंबई और गुजरात में। किस भाग में सबसे अधिक सक्रिय रहे थे? ये रहे थे बंगाल और आसाम में। बंगाल और आसाम में सक्रिय रहे थे सबसे अधिक, ठीक। 42 का बी। हाँ, ठीक है। आगे आते हैं। पूरब का साम्राज्य अब हमारे पैरों पर है। पूरब का साम्राज्य अब हमारे पैरों पे है। बहुत मशहूर वर्ड है ये, बहुत मशहूर स्लोगन टाइप का है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, चतुर्थ और तृतीय और चतुर्थ। तो ये बात कही गई थी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ये कही थी जब पूरब का साम्राज्य अब हमारे उसमें है। 45 की बात करते हैं। किस बौद्ध ग्रंथ में प्राचीन भारतीय लिपियों के विषय का उल्लेख किया गया है? किस बौद्ध ग्रंथ में प्राचीन भारतीय लिपियों का जिक्र किया गया है, उनका उल्लेख किया गया है? सामने है सुमंगल विलासनी, बुद्ध चरित, दीघ निकाय, ललित विस्तार। किसमें ये बात कही है? 45 में। हाँ, लॉर्ड वेलेजली। हाँ, लॉर्ड वेलेजली, बिल्कुल ठीक है। वो कॉर्नवालिस निकल गया मुंह से, कॉर्नवालिस। ठीक है। किस बौद्ध ग्रंथ में प्राचीन भारतीय लिपियों के विषय का उल्लेख मिलता है? 45 का डी। ठीक है, हाँ, 45 का डी ललित विस्तार में। कितनी लिपियों का उल्लेख मिलता है? 64। ये भी बता दूं, पूछ लेता है कभी कभी कितनी लिपियों का है। 46 से भारत में सर्वप्रथम संस्कृत भाषा में लिखित लेख युक्त सिक्के जारी करने का श्रेय किस शासक को जाता है? भारत में पहली बार संस्कृत भाषा लेख युक्त सिक्के। मेनांडर हो गया, रुद्रदमन हो गया, नहपान हो गया और हुविस्क हो गया। मेनांडर, ठीक है, मेनांडर, रुद्रदमन, नहपान और हुविस्क। कॉर्नवालिस, हाँ, कॉर्नवालिस थर्ड में थे। वो सॉरी, मैंने बोला ना थोड़ा सा, वो बोलते समय जल्दबाजी में निकल गया कॉर्नवालिस। मेनांडर, रुद्रदमन, नहपान और हुविस्क, ठीक। 46 का है, 40 46 का बी है दोस्तों, 46 का बी है रुद्रदमन। ठीक है, रुद्रदमन ने संस्कृत लेख युक्त पहली बार सिक्के जारी किए थे भारतीयों में। किसके सुझाव पर अकबर ने ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा, गौर फरमाइएगा दोस्तों। किसके सुझाव पर अकबर ने मदरसे में पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रमों में संशोधन किया और सर्वप्रथम मकुलत जिसको बौद्धिक ज्ञान बोला जाता है, बौद्धिक ज्ञान, ठीक है, बौद्धिक ज्ञान, ठीक है, मकुलक मतलब बौद्धिक ज्ञान की बात हुई है, की शुरुआत की थी। बौद्धिक विज्ञान की शुरुआत की थी फैजी ने, शेख मुबारक के कहने पर, मीर फतेहुल्लाह सिराजी और अबुल फजल। 47 का, 47 का बी, 47 का सी, 47 का सी, 47 का सी, बिल्कुल ठीक है। 47 का बी, 47 का सी है, ठीक है, मीर फतेहुल्लाह सिराजी। ये अकबर के शासन काल के प्रमुख वैज्ञानिक थे, ठीक। और जहां आरा बेगम ने साहिबिया, जहां आरा बेगम ने, एक विदुषी महिला थी, पूरे मुगल साम्राज्य में एक विदुषी महिला के रूप में इनकी गणना की जाती है। जहां आरा बेगम ने साहबिया शीर्षक से किस सूफी संत का जीवन वृत्तांत लिखा है? किस सूफी संत का जीवन वृत्तांत लिखा है? साहबिया नाम से मियां मीर, ठीक है, मियां मीर, मोहम्मद गौस और मुल्ला शाह और उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक। किसका किसका जीवन वृत्तांत लिखा है इन्होंने? साहबिया नाम से। 47 का ए, सी। 48 का, 48 का सी, बिल्कुल ठीक है, 48 का सी है मुल्ला शाह, ठीक है, और दारा सिको और ये मुल्ला शाह की शागिर्द थी। आगे चलते हैं हम लोग। 49, निम्नलिखित में से किस मुगल सेनापति ने शिवाजी को पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा जा चुका है, बहुत इजी क्वेश्चन है। बहादुर खां, राजा जयसिंह, राजा जसवंत सिंह और शाइस्ता खां, ठीक। तो राजा जयसिंह, ठीक है, पुरंदर की रक्षा करते समय इनके जो सेना नायक थे, जो किसके सेना नायक थे? छत्रपति शिवाजी महाराज के बाजी, ठीक है, बाजी देश पांडे, जहां तक मुझे याद है पूरा नाम बाजी देश पांडे था, वो शहीद हो गए थे। 48 का सी। 49 पे आते हैं। अष्ट प्रधान समिति का विघटन किसने किया था? अष्ट प्रधान समिति का विघटन किसने किया था? बिट्टू गोयल आपका स्वागत है, ठीक है, लेट आए लेकिन स्वागत है। शिवाजी महाराज, साहू जी, संभाजी और ताराबाई, ठीक।
गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग बिट्टू। ये थे संभाजी महाराज, ठीक है? संभाजी महाराज ने अष्टप्रधान जो समिति थी, उसका क्या कर दिया था? विघटन कर दिया था। आगे हम लोग पढ़ेंगे 51 पे 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में निम्न में से किसका शासनकाल न्यूनतम रहा है? सिंपल सा क्वेश्चन है। मोहम्मद शाह, बहादुर शाह प्रथम, फर्रुख सियार और जहांदारा शाह। ठीक है, फर्रुख सियार और जहांदारा शाह। तो ये थे जहांदारा शाह। लगभग 1 साल का कार्यकाल रहा है, हालाँकि इससे भी कम जो कार्यकाल रहा रफरुद्दौला और रफरुद्दौरान करके 2 शासक हुए थे, तो बहुत कम-कम अंतराल पे हुए थे और उनकी डेथ हो गई थी। सॉरी। भारत में यूरोपीय व्यापारियों का आगमन का सही क्रम हमको बताना है। सिंपल सा, पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज। देखिए, सबसे पहले पुर्तगाली आए थे और सबसे लास्ट में फ्रांसीसी आए थे। तो पुर्तगाली, अंग्रेज, पुर्तगाली, डच तो सबसे यही होगा, ठीक है? पुर्तगाली, अंग्रेज, डच और फ्रांसीसी। ठीक, आगे चर्चा करेंगे हम लोग। किस सुल्तान ने शेख बहाउद्दीन जकारिया को, शेख बहाउद्दीन जो जकारिया थे, उनको शेख उल इस्लाम की उपाधि दी थी? किस सुल्तान ने, किस दिल्ली सल्तनत से जुड़े हुए किस सुल्तान ने शेख बहाउद्दीन जकारिया को शेख उल इस्लाम की उपाधि दी थी? इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन फिरोज और कुतुबुद्दीन ऐबक और रजिया सुल्तान। इसका 53 का, 53 का ए, 52 का डी। हाँ, 52 का डी बिल्कुल ठीक है। 53 का डी है। 53 का डी है क्या प्रियांश? ज्यादा क्वेश्चन नहीं बचे हैं, बस 60 क्वेश्चन है। 52 दोबारा देखिए, 52 दोबारा देखना है। सही तो है। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, अंग्रेज आए थे, डच आए थे, फ्रांसीसी आए थे। 53 का ए सही तो है। 53 का ए, चलिए। हाँ ठीक है, 53 का ए। क्या हो गया यार, इतने एक कैसे गए? चलिए आते हैं 54 पे। चौल अभिलेखों में किसे अत्र मेरु थजन, अत्र मेरु थजन यानी कि हाथी, हाथी की पीठ पर वीर गति प्राप्त करने वाला कहा गया है? चौल अभिलेखों में राजधिराज प्रथम, सुंदर चोल, विक्रम चोल और राजेंद्र द्वितीय। अंकुश गौतम। अंकुश गौतम आप नए हैं, बिल्कुल स्वागत है आपका। प्रियांश सच, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज तथा फ्रांसीसी होंगे। पुर्तगाली, डच, इसमें पुर्तगाली, डच, अंग्रेज था क्या? एक मिनट जरा देख लो। तो वो बन भी तो नहीं रहा है। ऐसे पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी होने चाहिए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मुझे भी, लेकिन यहाँ पे कुछ बन ही नहीं रहा है ना। जो सबसे, जो यहाँ पे जो उपयुक्त आंसर है वही है। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, सबसे आखिर में फ्रांसीसी आ गए थे। ठीक, और उसके बाद अंग्रेज और डच। और हालांकि डच, पुर्तगालियों के बाद डच होना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं यहाँ पे। थोड़ा सा ये मिल मेल नहीं खा रहे हैं, तो मेल खाता हुआ सबसे नीचे वाला ही सबसे उपयुक्त नजर आ रहा है, तो वही लगाया गया है। ठीक है सर, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज तथा फ्रांसीसी होंगे। आप पुर्तगाली, डच, अंग्रेज तथा फ्रांसीसी होने चाहिए, लेकिन है नहीं ना यहाँ पे। तो जो जो क्वेश्चन दिए हैं उसी हिसाब से हमने उसको आंसर कर दिया गया है। हाँ, ऑप्शन रॉन्ग है। ऑप्शन रॉन्ग है, लेकिन अगर देखा जाए, अब चूंकि इसमें सबसे बेहतर ऑप्शन यही है। हाँ बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन रॉन्ग है। ऑप्शन मैंने, ऑप्शन तो रॉन्ग है ही। चलिए कोई बात नहीं, इसको क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा हटा देते हैं, ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाएंगे। ठीक, हाँ अंग्रेज डच के बाद ही आए थे। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा 53 हो चुका है। 54 पे आते हैं हम लोग। ये वाला था ना 54, चोल अभिलेखों में किसे अत्र मेरु थाजन, अ, प्रदीप भैया जी। ठीक, तो इसमें कौन था? राजधिराज प्रथम, सुंदर चोल और विक्रम चोल और राजेंद्र द्वितीय। ठीक, तो ये कौन थे? ये थे राजधिराज प्रथम। ठीक है, राजधिराज प्रथम, ऐसा ना कि जो इनका एक युद्ध में जो चालुक्य शासक थे उनके साथ एक युद्ध हो रहा था। युद्ध के दौरान ही जो कुछ इनके ऊपर घाव लगे थे, तो उसी दौरान इनको मृत्यु हो गई थी युद्ध के दौरान ही। लेकिन ये
मरने से पहले गेम जीत गए थे। ठीक, 54 का डी, 54 का ए है, ठीक है। 54 का ए है दोस्तों, 55 है। गुप्तकालीन अभिलेखों में राज्य में उत्पन्न होने वाली वस्तुओं तथा आयात में होने वाली वस्तुओं पर आरोपित जो कर था उसको क्या बोला जाता था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो आयात होती थी और जो निर्यात होती थी चीजें, उनको सम्मिलित रूप से कर लगाया जाता था। उस कर को किस नाम से हम लोग जानते थे? भूतोवात प्रत्यय, उद्रक, भागकर और शिष्ट, 55 का, 55 का, ठीक। तो किस नाम से जानते थे उनको? भूतोवात प्रत्यय, उद्रक, भागकर और शिष्ट। तक्कोलम का युद्ध, हाँ ठीक है, तक्कोलम का युद्ध। हाँ, तक्कोलम का युद्ध था, ठीक है। 55 का ए बिल्कुल ठीक है, 55 का ए बिल्कुल ठीक है दोस्तों। जो भूत कर लगाया जाता था वो क्या होता था? जो हमारे यहाँ प्रोड्यूस चीजें होती थी उन पे लगता था। उपात्य कर होता था, जो आयात चीजें होती थी उस पे कर लगाया जाता था, ठीक है। 56 है, हर्षवर्धन के समय में कौन सा कौन सा उत्तर गुप्त वंश शासक उसके सामंत के रूप में कार्य करता था? ठीक है, हर्ष के शासन काल में माधव गुप्त, दामोदर गुप्त, देवगुप्त और हर्षगुप्त। ठीक है, ये उत्तर गुप्त शासक उसका कौन था? सामंत था एक। कौन सा गुप्त शासक था उत्तर गुप्त शासक? ये था माधव गुप्त। ठीक है, माधव गुप्त इनका 56 का ये, ठीक है। आगे चलते हैं। कर्पूर मंजरी का लेखक राजशेखर किस शासक के दरबार में सुशोभित करता था? तो उसका नाम था महेंद्रपाल प्रथम, कीर्ति वर्मा, भोज परमार और धर्मपाल। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है और सिंपल सा आंसर भी होना चाहिए, महेंद्रपाल प्रथम। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार शासक। सामान्य परिस्थितियों में स्त्री धन के उत्तराधिकार में प्रथम अधिकार किसका होता था? सामान्य परिस्थितियों में ये होता था पुत्रियों का, बहुओं का, पुत्र का और पति का। किसका प्रथम अधिकार होता था? ये अधिकार होता था पुत्रियों का। ठीक, पुत्रियों का प्रथम अधिकार होता था। 57 का ए, बिट्टू 57 का ए है, अंकुश गौतम 57 का ए, बिल्कुल ठीक है। सभी का ही ठीक ही है। 59, ये भी बहुत, चलिए देखते हैं। कुमार गुप्तकालीन मंदसौर अभिलेख में किसने किन के संघ का उल्लेख मिलता है? अश्व व्यापारी, तैलिक और कुंभकार और तंतुमय। तैलिक का आप लोग जानते हो इंदौर अभिलेख में मिलता है और यहाँ पे मिलता है तंतुमय, यानी कि रेशम का जो, रेशम के कपड़ों का जो व्यापार किया करते थे। ठीक, आखिरी क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसमें पश्चिम एशिया में मोरों के निर्यात का वर्णन मिलता है? पश्चिम एशिया में मोरों के निर्यात का उल्लेख हुआ है। अर्थशास्त्र में, बाबेरू जातक में, दीप वंश में और पवन जातक में। तंतुवय, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो कहाँ पे उल्लेख हुआ? बाबेरू जातक में। कहाँ पे उल्लेख हुआ दोस्तों? बाबेरू जातक में। और इसके बाद हमारा आखिरी पन्ना बस यही आ जाता है। बाबेरू जातक, बिल्कुल ठीक है आप लोगों का जवाब। और चूंकि ये लेक्चर अब खत्म हो चुका है मित्रों, और लेक्चर खत्म होने के बाद सबसे पहले तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन है। ठीक है, जो आरजू शर्मा जी आई थी और अंकुश गौतम जी आज नए दिखे हैं मुझे, और गायत्री जी नई दिखी हैं, अंकुश जो, ठीक है। उम्मीद करता हूँ जो आज का सेशन हुआ है आप लोगों को पसंद आया होगा और आनंद आया होगा, क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे लगे होंगे, और आने वाले एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ हेल्पफुल होंगे, यही मेरी शुभकामनाएँ हैं। आपको मदद कर पाएँ ये क्वेश्चन आपके सिलेक्शन प्रोसेस में, और ये बेहद हर्ष की बात होगी मेरे लिए। और ऐसे क्वेश्चन, बाय ऑल फ्रेंड्स, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपके लिए लाता रहूँगा। अच्छे क्वेश्चन कुछ देखिए, कुछ पारंपरिक रूप से जो क्वेश्चन आते हैं उनको भी आपके सामने लाऊंगा, कुछ नए क्वेश्चन भी आपके सामने लाऊंगा, और उम्मीद करता हूँ जो आज नए क्वेश्चन मिले होंगे उसमें आपको आनंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। और अगर सेशन आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और दूसरे मित्रों को भी शेयर करने का प्रयास कीजिएगा ताकि वो लोग भी यहाँ पे आ पाएँ। ठीक, तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं। आज का दिन आप लोगों के लिए शुभ हो, और लगभग 12 बजे के बाद नेक्स्ट डे आ जाएगा, तो अगला दिन भी आप लोगों के लिए शुभ हो। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आनंद आया होगा, अच्छा लगा। ठीक।
सर प्रश्न व्याख्या कीजिए। असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के लिए जीएस यार जीएस बहुत टफ नहीं आता, जीएस बहुत साधारण सा जीएस आता है, थोड़ा करंट-अरंट के 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं, कुछ कंप्यूटर के आ सकते हैं और बाकी हिस्ट्री तो आपकी तैयारी है, हिस्ट्री में कोई दिलचस्पी हिस्ट्री में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। बाकी ज्योग्राफ़ी, पॉलिटी वगैरह पढ़ लीजिएगा। वो अगर आप लूसेंट भी पढ़ लेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। मैं देखो आज उससे बात करूँगा, लगता है शायद उसने वीडियो नहीं देखी होगी। अब व्याख्या देखिए व्याख्या वाली बात है ना, व्याख्या जहाँ पे ज़रूरी होता है तो वहाँ ज़रूर कर देता हूँ मैं और चूँकि आप जितने कैंडिडेट हैं, मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को बहुत अधिक व्याख्या की आवश्यकता होगी। ठीक है? जहाँ आवश्यक होता है वहीं करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा व्याख्या हो जाएगी तो हम लोग सब परेशानी में पड़ जाएँगे, लंबा लेक्चर हो जाएगा, आप लोग भी बोर होने लगेंगे। लेकिन जहाँ आवश्यक है, वहाँ मैं उसकी ज़रूर कर देता हूँ, जहाँ अति आवश्यक चीज़ें हो जाती हैं। 58 का 58 में क्या था? सामान्य परिस्थितियों में स्त्री धन के उत्तराधिकार का प्रथम अधिकारी कौन होता था? किसका होता था? स्त्री धन मीन्स मतलब जिस पे स्त्री का राइट होता था, जैसे कि जो परिवार से जैसे दहेज से उन्हें बहुत सारी चीज़ें मिलती होती थी, उसको भी स्त्री धन बोला जाता था। जैसे शादी होती है लड़कियों की, आज की तारीख में भी आप देखते होंगे जब शादी लड़कियों की होती है, उनको दहेज में बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं और उनके उसपे जैसे गहने-वहने मिलते हैं, आप समझ लीजिए। उनकी तरफ से लड़कों की तरफ से जो गहने चढ़ाए जाते हैं लगभग लड़कियों को, वो एक तरीके से उनका उनका पूरा राइट होता है कि वो उन पे उनका अधिकार होता है। अगर वही स्त्रीधन माना जाता है तो उस स्थिति में अगर कुछ ऐसा होता है सामान्य परिस्थितियों में, तो उस धन पे उनकी पुत्रियों का अधिकार होगा, ना कि किसी और का, कि मतलब उसके बेटों का या उसके ससुर का या उसकी सास का। इस प्रकार से मतलब उसकी पुत्रियों का उन पे अधिकार होगा स्त्री के धन पे। जो भी स्त्री का धन उस समय मौजूद होगा जिस पे उसका राइट होता है, उस धन की बात हो रही है सामान्य परिस्थितियों में। और इसके अलावा कुछ जो अलग सी परिस्थितियाँ हैं, उसको थोड़ा-सा डिस्क्राइब करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा किस कौन-कौन सी परिस्थितियाँ सामने आती हैं। देखिए, व्याख्या मैं बताऊँ ना, व्याख्या आप देखिए आप लोग इतने बड़े स्तर के एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है? जहाँ तक मुझे लगता है कि जो जिस पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं, उनमें बहुत अधिक व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं होती है। वो आप लोग खुद ही इतना जान चुके होते हैं, ज़्यादा पढ़ आप लोगों ने इतना पढ़ रखा होता है उन चीज़ों के बारे में, उसमें मैं क्या ही व्याख्या करूँगा, ठीक है? तो उसमें व्याख्या करना कुछ बनता भी नहीं है। अब जब असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के जो लोग पेपर दे रहे हैं, हमारे प्रियांश भाई हैं, ये पेपर दे रहे हैं और लोग भी शायद यहाँ पे गीता जी पेपर दे रही हैं। अब इस इनको जहाँ पे बहुत नया क्वेश्चन दिख जाता है, वहाँ पे कुछ ज़रूर व्याख्या कर देता हूँ कि कैसे क्या हुआ, क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। लेकिन जो बहुत सामान्य क्वेश्चन हैं, उन पे कोई व्याख्या करना बनता भी नहीं। समय भी आप लोग भी बोर होने लगेंगे कि सर ज़्यादा बोल रहे हैं, एक्स्ट्रा बोल रहे हैं, इतनी व्याख्या करने की भी आवश्यकता नहीं है। जो थोड़े बहुत आप लोग आ रहे हैं, वो लोग भी आना बंद कर देंगे। तो मैं यही कह रहा हूँ ना कि देखिए पढ़ते रहिए, बहुत ध्यान से पढ़िए, किताबों का सहारा लीजिए आप लोग और जहाँ आवश्यक होगा, जहाँ चीज़ें होंगी, वहाँ ज़रूर व्याख्या करूँगा मैं। उम्मीद करता हूँ जहाँ-जहाँ आवश्यक होती है, मैं कर भी देता हूँ, ऐसा नहीं मैं नहीं करता हूँ। आप सभी लोग जानते हैं, जहाँ-जहाँ आवश्यकता होती है, मैं उसकी व्याख्या कर देता हूँ, आपको बता देता हूँ, इसमें कुछ और पॉइंट्स क्या हो सकते हैं। लेकिन आप लोग खुद इतना नॉलेजेबल हैं, तो मुझे नहीं लगता इतनी बहुत आवश्यकता होगी आप लोगों को। लेकिन जहाँ आवश्यकता है मैं ज़रूर करूँगा और आगे से ध्यान रखूँगा कि अगर आपको उसकी आवश्यकता है, तो मैं कर दूँगा कि सर इसमें थोड़ा कुछ और बता दीजिए तो मैं बता दूँगा। ठीक, चलिए सीमित जैसे जैसे अभिनव कह रहे हैं सीमित व्याख्या ठीक रहती है, मैं सीमित ही करता हूँ कि बहुत ज़्यादा बताने लग जाऊँ ना तो फिर बहुत मतलब बहुत लंबे हम लोग चले जाते हैं, अगले क्वेश्चन पे भी दिक्कतें हो शुरू हो जाती हैं। ठीक है? तो रोज़ आइएगा दोस्तों, अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, अच्छे वो क्वेश्चन के पर्पज़ से आप लोग आते हैं, तो अच्छे क्वेश्चन भी मिल रहे होंगे। उम्मीद करता हूँ आपकी जो ज़रूरतें हैं मैं पूरी कर पा रहा हूँगा सब्जेक्ट के रिगार्डिंग और आने वाले और जो पेपर और जो आगे जो प्रैक्टिस सेट होंगे, उसमें कुछ और नए क्वेश्चन आपको डालूँगा ताकि आपको रेगुलर 5-6 नए 10 या 12 क्वेश्चन नए मिलते रहें।
संभव है उन नए क्वेश्चन में कोई 1-2 क्वेश्चन या 3-4 क्वेश्चन भी आपके अगर फँस जाते हैं उन नए क्वेश्चन में। देखिए जो पारंपरिक रूप से आ रहे हैं, उसके बारे में बिल्कुल चर्चा नहीं करेंगे, वो आप देखिए यहाँ पे जितने भी अभी मैंने पेपर जो सॉल्व कराया मुझे लगता है सभी के ज़्यादातर सही ही रहे हैं। 98% तो सभी के सही रहे हैं, जो नए क्वेश्चन हैं उनमें कुछ ज़रूर गड़बड़ियाँ हुई हैं, अदरवाइज़ पुराने क्वेश्चनों में कोई गड़बड़ियाँ नहीं है। दैट मीन्स आपके पास आप लोगों के पास बहुत अच्छा नॉलेज है, ठीक है? उसको बस थोड़े से नॉलेज को एनहांस करना है, बढ़ाना है, ठीक? तो उन क्वेश्चनों पे मेरा बहुत अधिक फ़ोकस नहीं रहता है क्योंकि फाइट उन क्वेश्चनों की है ही नहीं। मैं हो गया, आप हो गया और जो बच्चे हैं अच्छे कॉम्पिटिटर्स में फाइट उन सामान्य क्वेश्चनों पे होती ही नहीं है, ठीक? आप में से जितने लोग हैं प्रियांश का अच्छा नॉलेज है, अभिनव अच्छे नॉलेज रखते हैं उसमें, तो प्रियांश या अभिनव के बीच में जो फाइट होगी वो सामान्य क्वेश्चनों की होएगी नहीं, वो होगी ऐसे क्वेश्चन पे जो बहुत अधिक मॉडरेट होंगे। वहाँ हो सकता है कि प्रियांश थोड़ा-सा अच्छा कर जाएँ, हो सकता है अभिनव थोड़ा-सा अच्छा कर जाएँ। लड़ाई तो वहीं है। नहीं तो सामान्य क्वेश्चनों पे तो हम सब समान हैं, इक्वल हैं, बराबर हैं, बराबर ही खेलेंगे। सपाट पिच पे आदमी बहुत अच्छा खेलता है। अब जहाँ पिच थोड़ा-सा टर्न लेने लगती है ना, खेल वहीं पे शुरू होता है। खेल वहीं वहीं आप इन और आउट की संभावना शुरू हो जाती हैं। ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आनंद आया होगा, मज़ा आया होगा, पेपर अच्छा लगा होगा, कंटेंट अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर करने का प्रयास कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोग यहाँ पर आ पाएँ। और यहाँ पे मैं पहले ही कह चुका हूँ मेरा काम है यहाँ पे आपके नॉलेज को एनहांस करना, आपके नॉलेज को थोड़ा-सा बढ़ाना, बाकी आप लोग खुद ही इतने नॉलेजेबल हैं। इस स्तर का आप जब पेपर दे रहे हैं पीजीटी वगैरह का पेपर देते हैं या असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का पेपर कोई भी दे रहा होता है, उनका एजुकेशन स्तर खुद ही इतना ऊँचा हो चुका होता है, मैं उनको क्या ही कुछ एक्स्ट्रा दे पाऊँगा। लेकिन मैं फिर भी प्रयास कर रहा हूँ कुछ आपको बेहतर आपको दे पाऊँ, ताकि आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल हो और जीडीसी के लिए और असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के लिए जो लोग जीएस पढ़ रहे हैं, उन लोगों से थोड़ा-सा रिक्वेस्ट ये है, प्लीज़ लूसेंट में जो जीएस है प्रॉपर उसको पढ़िए, डेढ़ घंटा लूसेंट ज़रूर पढ़िए और करंट के थोड़ा बहुत ज़रूर पढ़िए। करंट के लिए घटना सारा आती है, आप लोग खरीद सकते हैं, उसको पढ़िए, ठीक? अभी आई हुई है, मार्केट में है, हो तो खरीद लीजिएगा और पढ़ते रहिए उसको। हाँ, ठीक है और पेपर होंगे मैं भेज दूँगा गीता जी, ठीक? और देखिए 30 क्वेश्चन मैं पहले ही बता रहा हूँ, जो 30 क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफ़ेसर में आते हैं ना, वो बहुत बड़ा खेल करते हैं। जो लोग असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का देते हैं, उनको पता होगा वो कितना बड़ा खेल करते हैं 30 क्वेश्चन। वरना सब्जेक्ट का ऐसा पेपर आता है कि आप सोचे मैं 70 में से 60 कर दूँगा, 65 कर दूँगा, संभव नहीं है। आप गिरते-गिरते, पढ़ते-पढ़ते 45 से 50 पहुँच जाएँगे, लेकिन कभी आप 50 पार नहीं कर पाएँगे। ये समझ लीजिए। हो सकता है इक्का-दुक्का किसी के तुक्के ठीक हों तो 55 तक पहुँच जाए, लेकिन ये कोई सोचे मैं 60 कर दूँगा वो संभव नहीं है। तो दोस्तों लगे रहिए, मेहनत करिए, बेहतर तरीके से पढ़िए और कोशिश कीजिए जो जीएस का पेपर होने वाला है 30 क्वेश्चन उसमें कम से कम आप मतलब 24 से 25 नंबर आप ले पाएँ, ठीक? वो आपको बहुत हेल्पफुल होगा अंदर लाने के लिए, इंटरव्यू तक पहुँचने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ हम लोग आपको लेक्चर पसंद आया होगा। चलिए समय हो गया है, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, ठीक है? और 9 बजे जो जीएस के लिए पढ़ना चाहते हैं, एक 9 बजे मेरा लेक्चर रहता है, 9 जीएस के रिगार्डिंग रहता है। उसमें कुछ क्वेश्चन पॉलिटी और उसके रहते हैं, ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट वगैरह के। तो प्रियांश अगर आप चाहते हैं तो जीएस के लिए तो वहाँ पे आप आ सकते हैं, 1 घंटे दे सकते हैं, बाकी आपको लूसेंट को भी प्रॉपर पढ़ते रहना है। वो सफिशिएंट है, आपके लिए जीएस के लिए सफिशिएंट होगा, मैं सबको यही एडवाइस देता हूँ। 30 क्वेश्चनों के लिए आप बहुत घंटे नहीं खराब करने हैं, लेकिन अगर आप लूसेंट ही बहुत अच्छे ढंग से प्रॉपर पढ़ लेंगे, उसमें ज्योग्राफी और पॉलिटी बहुत अच्छे ढंग से पढ़ लेंगे तो डेफ़िनेटली और एनवायरनमेंट और कंप्यूटर और जो करंट तो 100% आप 20 प्लस क्वेश्चन आप 100% सही कर लेंगे। 9 वाली से हो जाएगा। 9 वाली देखिए मैंने कहा है 9 वाली 9 ओ क्लॉक जो क्लास चलती है वो जीएस की क्लास है।
लेकिन महज़ उस पे डिपेंड मत रहिएगा ना, मैं पहले कह रहा हूँ महज़ उस पे डिपेंड नहीं रहना है। आपको अपने आप से भी जीएस बहुत पढ़ना है, ठीक? और लूसेंट आप प्रॉपर पढ़ते रहिए, प्लीज़ लूसेंट आप लोगों को जो लोग जीडीसी और वो दे रहे हैं, मेरा छोटा देखिए मैं किसी का प्रमोशन नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जिस प्रकार का जीएस आता है बहुत हार्ड और बहुत सुप्रीम लेवल का जीएस नहीं आता, अगर आप लोगों ने पेपर देखे होंगे तो। तो वो जो इतिहास आपको तैयार करना आपको ज्योग्राफी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट कुछ ऐसे हिस्से तैयार करने हैं, वो आप वो सफिशिएंट मैटर आपको मिल जाएगा लूसेंट से। तो उसके लिए आपको बड़ी मोटी-मोटी किताबें या वो नहीं पढ़ना है, ठीक है? और कहीं से अगर शॉर्ट नोट्स कहीं के मिल जाएँ ज्योग्राफी वगैरह के तो आप ले लीजिएगा, बाकी लूसेंट पे पढ़ते रहिए। क्योंकि देखो मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ, मैं सिविल-विविल दिया था तो मेरा जीएस अच्छा है। सीधी-सी बात है मैं कुछ इसमें घाल-मेल नहीं करूँगा। असिस्टेंट प्रोफ़ेसर जब मैंने दिया था मेरे जीएस में 24 क्वेश्चन सही थे और 3 क्वेश्चन मेरी बेवकूफ़ी से गलत हो गए थे। अदरवाइज़ मेरे 27 क्वेश्चन सही हो जाते। तो मेरा चूँकि जीएस अच्छा है तो मेरे 24 सही हो गए। इस बार उम्मीद करूँगा 25, 26, 26, 27 सही हो जाएँ कि वो बहुत मैटर करते हैं। 30 में से अधिक नंबर खींच लो। और लगे रहिए फिर और क्या। चलिए दोस्तों मिलते हैं, कल हमारी फिर मुलाकात होगी और ठीक है। ओके, गुड नाइट एवरीवन। शुभ रात्रि।